हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट एकेडमी पे। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यू करेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर का। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 भी आपको जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाटर स्टील टेंशन मेंबर्स। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ए, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। ऑप्शन बी, structural elements that are subjected to direct tensile loads. Option C, structural elements that are subjected to indirect compressive load. Option D, structural elements that are subjected to indirect tensile load. तो जो आपको सही लग रहा है वो बिल्कुल आप टिक आउट करें। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहो, स्किप मत करना। कहीं आपने स्किप किया तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। तो जो सही उत्तर होगा दोस्त, ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट आर स्टील टेंशन मेंबर्स? द करेक्ट आंसर इज Option B, a structural element that are subjected to direct tensile loads. Now we move on to our next question, that is question number 2. Now question number 2, the strength of tension member is not influenced by option A, length of connection. Option B, net area of cross section. Option C, type of fabrication. Option D, length of plate. जल्द से जल्द आप टिक कर ले, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो टिक कर दे। आप कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर डाल सकते हो और देखो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्त का ऑप्शन नंबर डी, लेंथ ऑफ प्लेट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। The strength of tension member is not influenced by length of plate, क्योंकि टेंशन मेंबर का जो स्ट्रेंथ होता है, इन्फ्लुएंस होता है लेंथ ऑफ कनेक्शन से, नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और टाइप ऑफ फैब्रिकेशन से। तो इसमें जो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो लेंथ ऑफ प्लेट से। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following statement is correct? Option A, single angle section with bolted connection produce eccentricity about planes. Eccentricity है दोस्त, इसमें सेंट्रिसिटी दिख रहा होगा आपको, eccentricity आप कर देना। ऑप्शन नंबर बी, सिंगल एंगल सेक्शन विथ वोल्टेड कनेक्शन प्रोड्यूस eccentricity about one plane only. ऑप्शन सी, सिंगल एंगल सेक्शन विथ बेल्टेड कनेक्शन प्रोड्यूस eccentricity about both plane. Option number D, single angle section with welded connection produce eccentricity about one plane only. आप सही उत्तर देने का प्रयास भरपूर करो, जितना हो सके आप बिल्कुल ट्राई करो। तो जो थर्ड का सही उत्तर होगा दोस्त, इसमें कौन सा का स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट को आपको देखना है। तो थर्ड का जो सही उत्तर होगा 3 का है, क्योंकि सिंगल एंगल सेक्शन विद बोल्टेड कनेक्शन प्रोड्यूस eccentricity अबाउट बोथ प्लेन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए, सिंगल एंगल्स मेंबर आर यूज वेयर मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल of his stretches. Option number 2,
double angles member are used in tower. Option number C. Single angles members are used as wave members in trusses. Option number 4. Double angles members are used as wave members in trusses. Now the correct answer is option number C. Single angles member are used as wave members in trusses. और तीनों ऑप्शन का स्टेटमेंट गलत है, तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? सिंगल एंगल्स मेंबर्स आर यूज एज वेव मेंबर्स इन ट्रसेस। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बिल्डअप सेक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर ऑप्शंस। Build-up section are less rigid than single rolled section. Option number B. Single rolled section are formed to meet required area which can't provided by build-up members. Option number C. Build-up members can be made sufficiently stiff. Option number 4. Build-up sections are not desirable when a stress reversal occurs. तो आप बिल्कुल ट्राई करो क्या उत्तर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त, बिल्डअप मेंबर्स कैन बी मेड सफिशिएंटली स्टिफ। इसमें ट्रू स्टेटमेंट आपको छांटना था, बिल्डअप सेक्शन का ट्रू स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना था। तो इसका जो सही उत्तर मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, बिल्डअप मेंबर्स कैन बी मेड सफिशिएंटली स्टिफ। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 6, which of the following statement is correct? Option number A, angle placed on same side of gusset plate produce eccentricity about one plane only. Option number B, angle placed on same side of gusset plate produce eccentricity about two planes. Option number C, angle placed on opposite side of gusset plate produce eccentricity about one plane only. Option number D, angle placed on opposite side of gusset plate produce eccentricity about two planes. तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर दो। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंगल प्लेस्ड ऑन सेम साइड ऑफ गससेट प्लेट प्रोड्यूस इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्लेन ओनली। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच एमंग द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन एंगल एंड फ्लैट वार्स इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए, for light roads angles are prepared over flat wars. Option number B, flat war tension member tend to vibrate during passage of load in light bridges. Option number C, flat wars are used instead of angles in case of a stress reversal. Option number D, angles are used instead of flat wars in the case of a stress reversal. प्लीज कमेंट, आप कमेंट करो और देखो कि आपका कितना आंसर आ रहा है, मार्क्स आप इसमें ऑब्टेन कर पा रहे हो। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट वार्स आर यूज इंस्टेड ऑफ एंगल्स इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल। तो इसमें ये कंपैरिजन था वो गलत था, तो जो तीन आपको कंपैरिजन दिखाए गए हैं वो सही है। तो आपको इसमें चुनना क्या था, फ्लैट वार्स और एंगल्स के बीच में क्या करना था, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Now we move on to our question number 8. Wars and rods are not used as option A, tension member in bracing system. Option B, friction resistant members. Option C, sag rod to support purlins. Option number D, to support girts in industrial building. The right one is option number B, friction resistant members. Wars and rods are not used as फ्रिक्शन रेसिस्टेंस मेंबर। तो और तीनों जो होता है उसमें यूज होता है टेंशन मेंबर इन ब्रेसिंग सिस्टम, सैग रोड टू सपोर्ट पुर्लिंस, टू सपोर्ट गर्ट्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये तीनों होता है। तो क्या नहीं होता है, फ्रिक्शन रेसिस्टेंट मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, केबल्स इन फॉर्म ऑफ वायर्स, रोप्स एंड स्ट्रैंड्स आर used in application where high strength is required. Option B, cables are generally long and their flexural rigidity is negligible.
Option C, they are flexible. Option D, they are recommended in bracing system. Now the correct answer is option D, they are recommended in bracing system. क्योंकि क्या गलत चुनना था आपको, तो रिकमेंड नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, दे आर रिकमेंडेड इन ब्रेसिंग सिस्टम. Now we move on to our question number 10. Sagging by built-up bars and rods may be minimized by option A, increasing length or diameter. Option B, increasing thickness ratio. Option C, fabricating rods divided by bars short of its required theoretical length. Option number D, fabricating rods divided by bar more than its required theoretical length. And the right answer is option number C, fabricating rods divided by bars short of its required theoretical length. Question number 11. Which of the following types of tension member is not mainly used in modern practice? Option A, flat bars. Option B, double angles. Option C, circular section. Option D, open sections such as angles. Now the correct answer is ऑप्शन ए, फ्लैट बार्स. तो इसमें यूज कौन सा नहीं होता मॉडर्न पीरियड में टेंशन मेंबर के लिए, तो फ्लैट बार्स को हम लोग यूज नहीं करते हो. क्वेश्चन नंबर 12. नाउ वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 12. दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रैंड एंड वायर रोप? ऑप्शन ए, अ स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल वायर्स बाउंड हेलिकली अराउंड अ सेंट्रल कोर. वायर रोप इज several strands laid helically a core. Option B, wire rope consists of individually wire wound helically around a central core. A strand is made of several wire ropes laid helically around a core. Option C, a strand consists of individual wires wound straight around a central core. Wire rope is made of several strands laid helically around a core. Option D, wire rope consists of individual wires wound straight around a central core. A strand is made of several wire ropes laid helically around a core. And the right answer is option number A, a strand consists of individual wire bound helically around a central core. Wire rope is several strands laid helically a core. Now the question number 13. The limits are specified for slenderness ratio are not. Option A, application to cables. Option B, applicable to angle section. Option C, applicable to build-up section. Applicable to circular section. The right answer is option A, applicable to cables. तो ये cables के लिए applicable नहीं होता slenderness ratio में. Now we move on to our question number 14. The displacement of tension member under service load is given by option A, PLE AG. Option B, PLE AG. ऑप्शन PLE AG है. ऑप्शन बी में ध्यान से देखो IN एक्स्ट्रा आपसे जुट गया है, ठीक है, उसको आप हटा दोगे. ऑप्शन सी PL डिवाइडेड बाई EAG. ऑप्शन डी P डिवाइडेड बाई LEAG. नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी PL डिवाइडेड बाई EAG. नाउ वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 15. द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉक शेयर फेल्योर इंक्रीज बाई ऑप्शन ए, लार्जर connection length. Option B, increasing the number of volts per connection. Option C, with use of low strength bolt. Option D, with use of high bearing strength material. Now the correct answer is option D, with the use of high bearing strength material. The possibility of shear failure increases by with the use of high bearing strength material. Now the question number 16. What is block shear failure? Failure of fasteners occur along with involving tension on one plane and shear on perpendicular plane along fasteners. Option B, failure of member occur along with involving tension on one plane, shear on perpendicular plane along fasteners. Option C, failure of member occur along path involving tension on one plane and shear on parallel plane along fasteners. Option D, failure of fasteners occur along path involving tension on one plane and shear on parallel plane along fasteners. Now the right answer is option B, failure of members occurs along with involving tension on one plane, shear on perpendicular plane along fasteners. Now we move on to our question number 17.
What is slenderness ratio of a tension member? Option A, ratio of its least radius gyration to its unsupported length. Option B, ratio of its unsupported length to its least radius of gyration. Option C, ratio of maximum radius gyration to unsupported length. Option D, ratio of its unsupported length to its maximum radius of gyration. Now the correct answer is option number B, ratio of its unsupported length to its least radius of gyration. Now we move on to our next question, that is question number 18. What is the maximum effective slenderness ratio for tension member in which stress reversal occurs? Option A 180, option B 200, option C 280, option D 300. Now the correct answer is option A, that is 180. Now we move on to our question number 19. What is the maximum effective slenderness ratio for a member subjected to compressive force resulting only from combination wind oblique earthquake action? Option A 180, option B 240, option C 340, option D 250. Now the correct answer is 250. Now question number 20. What is the maximum effective slenderness ratio for a member normally acting as a tie in roof truss or bracing member? Option A 180, option B 200, option C 350, option D 400. Now the correct answer is option C, that is 350. Now we move on to our next question, that is question number 21. What is the maximum effective slenderness ratio for a member always in tension? Option A 400, option B 200, option C 150, option D 350. Now the right answer is option A 400. Now we move on to our next question, that is question number 20. What is a stress concentration factor? Option A, ratio of average stress to maximum elastic stress. Option B, product of average stress and maximum elastic stress. Option C, ratio of maximum elastic stress to average stress. Option D, twice is the average stress. Now the correct answer is option C, ratio of maximum elastic stress to average stress. Now we move on to our question number 23. The tensile stress adjacent to hole will be option A, about 5 times the average stress on net area. Option B, about half the average stress on the net area. स्ट्रेस है, स्ट्रेट लिखा गया, आप करेक्ट कर लोगे आप. ऑप्शन सी, इक्वल टू द एवरेज स्ट्रेस ऑन नेट एरिया. ऑप्शन डी, about 2-3 times the average stress on net area. Now the correct answer is option D, about 2-3 times the average stress on the net area. Now question number 24. What is net section rupture failure? Option A, rupture of member when the cross section reach yield stress. Option B, rupture of member when the cross section reaches ultimate stress. Option C, rupture of member when the cross section reaches less value than yield stress. Option D, rupture of member when the cross section is reaches very less than ultimate stress. Now the right answer is friend option B, that is rupture of member when the cross section reaches ultimate stress. Now we move on to our question number 25. What is gross section yielding? Option A, considerable deformation of the member in longitudinal direction may take place before it fracture, making the structure unserviceable. Option B, considerable deformation of the member in longitudinal direction may take place before it fracture, making the structure serviceable. Option C, considerable the formation of the members in lateral direction may take place before it fracture, making the structure unserviceable. Option D, none of these. Now the correct answer is option number A. What is gross section yielding? The correct answer is option number A. Considerable deformation of the member in longitudinal direction may take place before it fracture, making the structure unserviceable. Now we move on to our question number 26. The design tensile strength of tensile member is option A, minimum of strain due to gross yielding, net section rupture, block shear. Option B, maximum of strain due to gross yielding,
net section rupture, block shear. Option C, shear strain due to cross yielding. Option D, strain due to block shear. Now the right answer is, आप लोग आराम से बिल्कुल टिक करते रहो और देखते रहो आपका कितना स्कोर आ रहा है। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिमम ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू ग्रॉस यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर, ब्लॉक शियर। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द यील्ड पॉइंट फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील? ऑप्शन ए 0.5% ऑफसेट लोड, ऑप्शन बी 0.2% ऑफसेट लोड, ऑप्शन सी 0.1% ऑफसेट लोड, ऑप्शन डी 1.5% ऑफसेट लोड। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.2% ऑफसेट लोड। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is also known as option A flow curve, option B unflow curve, option C elastic curve, option D parabolic curve. Now the right answer is option A flow curve. Now we move on to our next question, that is question number 29. The design strength of tension member corresponding to cross section yielding is given by m naught Fy Ag, option B m naught Fy divided by Ag, option C Fy divided by Ag by m naught, option 4 Fy Ag divided by m naught. Now the right answer is, सही उत्तर आप भी दें और देखिए कि आपका कितना नंबर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी Fy Ag divided by m naught, the right answer is option number D. Now we move on to our next question, that is question number 30. Which of the following correct relation? Option A net area बराबर gross area into deduction, option B net area equal to gross area plus deduction, option C net area equal to gross area minus deduction, option D net area equal to gross area by deduction. Now the right answer is option number C, net area equal to gross area minus deduction. Now we move on to our question number 31. The design strength of tension member corresponding to net section rupture is given by option A AN Fy by m1, option 2 0.9 AN Fy by m1, option C 0.9 AN divided by Fv by m1, option D 0.9 AN Fy divided by m1. Now the right answer is option D 0.9 AN Fy divided by m1, that is option D. मैं फिर से रिपीट करता हूँ आंसर को, 0.9 AN Fy divided by m1, that is option D. Now we move on to our next question, that is question number 32. The block shear strength at an end connection for shear yield and tension fracture is given by option A average Fy divided by under root 3 by m naught plus 0.9 ATN Fu divided by m1, option 2 ATG Fy divided by root 3 by m naught plus 0.9 AVN Fu divided by m1, option C 0.9 ATG Fy divided by under root 3 by m naught plus AVN Fu divided by m1, option D 0.9 average Fy divided by under root 3 by m naught plus ATN Fu divided by m1. Now the right answer is option number A, average Fy divided by under root 3 by m naught plus 0.9 ATN Fu divided by m1, option number A. Now we move on to our next question, that is question number 33. The block shear strength at end connection for shear fracture and tension yield is given by option A average Fy
डिवाइडेड बाय √3 y_m0 प्लस 0.9 ATN FU by y_m1। ऑप्शन बी ATG FY डिवाइडेड बाय y_m0 प्लस 0.9 ABN FU divided by √3 y_m1 and C none of these. Then the right answer is option number B ATG FY divided by y_m0 plus 0.9 ABN FU divided by √3 y_m1। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। Now we move on to our last question, that is question number 34. The block shear strength of connection is option A block shear strength at an end connection for shear fracture and tension yield। option B smaller of block shear strength at end connection for shear fracture tension yield and shear yield tension fracture and option C none of these and the right answer is option B। तो इसका ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा स्मॉलर ऑफ ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ एट एंड कनेक्शन फॉर शेयर फ्रैक्चर टेंशन यील्ड एंड शेयर यील्ड एंड टेंशन फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स तो सेशन यहाँ ही तक इतना ही था और 34 क्वेश्चन जो पार्ट 1 में आपको मिला है फ्रेंड्स। तो इस पूरे वीडियो को आप बने रह पूरे वीडियो को आपने देखा है तो एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है और इस क्वेश्चन अगले साल भी आने की बहुत ज़्यादा चांस है इनकी। तो फ्रेंड्स अगर आप इंडिपेंडेंट एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।